अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 न्यूज पर सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ। और ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी का, आपके जिक्र का, आपकी महफिलों का और आपकी फैमिलीज का हिस्सा बन चुका है, जिसके लिए बेहद शुक्रिया। पसंद करने का बेहद शुक्रिया। सोशल मीडिया पे आवाम हमारी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, देख रही है, इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी पॉजिटिविटी को बरकरार रखिएगा। लेकिन अफसोस शाजिब कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हर तरफ से नहीं आ रही। क्या ये मेरी बात गलत है या सही? आप पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे से अगर बात कर रही हैं तो वाकई ऐसा है, जो इस वक्त मुल्क में जो कुछ चल रहा है, चाहे वो धरने हों, चाहे सियासी मामलात हों, एक अनसर्टनिटी है मुल्क में और इंस्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी हालात ठीक नहीं होते, कभी शहर बंद होते हैं। इन सारे मामला का क्या असर पड़ता है? एग्जैक्टली शाहजेब, आज पूरी दुनिया में 30 मई अमन के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान का बहुत जगहों पर किरदार अमन के हवाले से बहुत बड़ा नजर आया, लेकिन वही अमन की अगर हम बात करें तो क्या हमारे मुल्क में वो अमन है? क्या लोगों के दिलों और जिंदगियों में अमन है? प्रोग्राम का आगाज करते हैं सुबनामा से। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने गुज़श्ता रोज बड़ी जारहाना जो है उन्होंने तकरीर की और कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा, शहबाज और राना सनाउल्लाह को जेलों में बंद करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने कहा। एक तस्वीर आंखों में है, नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि कारकुनों पर जो मजालिम ढाए गए, जो जुल्म किया गया, वो भी मुझे सब याद है। इवन उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर की इस हवाले से। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में जुल्म करने वाले अफसरों को भी नहीं छोड़ेंगे। साथ में जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि ट्विटर पर जो पिक्चर्स उन्होंने शेयर की हैं, वीडियो शेयर की हैं, जिस तरीके से वहां पर जुल्म किया गया या कारकुनों को उसमें मारा जा रहा है, फिर शेलिंग भी की गई है, धरनों में हमने सब कुछ देखा। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने भी इसका नोटिस लिया है और चेयरमैन मोहसिन अजीज ने 31 मई को कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही वाली बात है कि उन्होंने कहा है कि बड़ी कहते हैं ना, जैसे एक थ्रेटनिंग उन्होंने मैसेज दिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। एक की शक्लें मुझे याद है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल को बिल सदर को मौसूल। आरिफ अलवी ने ताहाल दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए। बिल्कुल। और नई कानून साजी के हवाले से अगर बात करें तो उसके तहत जो ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग के सिर्फ जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ वो हो सकेंगे। और साथ में पीटीआई ने नैब तरमीम चैलेंज करने का ऐलान करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट से अस्पत नोटिस का मुतालबा भी किया है। तो ये तो खबरें सामने आ रही हैं। साथ में जो महंगाई का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें महंगी हो रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत का हमने जिक्र किया, कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई में एक नई लहर आ गई है। महंगाई और मजीद बढ़ गई है क्योंकि जाहिर बात है ये लिंक्ड हैं तमाम चीजें। जब पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई में ओवरऑल एक जो है वो हम देखते हैं एक राइज आता है। साथ में आवाम के लिए रोटी का उसूल भी दुश्वार होने लगा क्योंकि रोटी महंगी हो रही है। अब रोटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है शाहजेब। अगर हम बात करें तो रोटी मजीद महंगी हो जाएगी। नान वालों ने जो है वो महंगाई की जो है वो तैयारी कर ली है। क्या प्राइसेस होंगे वो भी इंशाल्लाह हम आपको जरूर बताएंगे। रोटी की कीमत 10 से 12 यानी कि अगर इसमें इजाफा रोटी में, और साथ में नान की कीमत 18 से 20 रुपए, यानी कि 2-2 रुपए दोनों में ऑलरेडी। देखिए लोगों के लिए आसान नहीं होता। अगर एक घर में 4 अफराद हैं तो कम से कम 10-12 रोटी तो वो वैसे ही लेंगे ना, 8-10 रोटी तो लेंगे। वो कहाँ उनका बजट जाएगा? वो एक रोटी पर 1 रुपया भी बढ़ना जो है वो लोगों के बजट्स को ऑलरेडी कितना इंक्रीज कर रहा है। सब्जियां, फल, मुर्गी, इन सब चीजों में भी तकरीबन 20 से 30% इजाफा होने जा रहा है। बिल्कुल हो चुका है। जो हम देख रहे हैं कीमतें एक बार फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, फल हो या सब्जी हो, तो फिर जाहिर बात है आमदनी वही है और फिर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, आमदनी वही है और खर्चा जो है वो कंट्रोल से बाहर है। अगर हुकूमत ने ऐलान किया है कि आपकी तनख्वाह 40,000 है या उससे कम है तो आपको 2,000 रुपए आपको पेट्रोल के हवाले से या इस तरह मदद में आपको मिलेंगे। किसी के लिए ये बहुत बड़ी फैसिलिटी भी है क्योंकि मैं समझती हूँ कतरा कतरा करके दरिया बनता है। वाकई में किसी के लिए 2,000 रुपए बहुत बड़ी कीमत होगी भाई। हम समझ सकते हैं, हम सब मतलब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम मेहनत करते हैं, हम नौकरियां करते हैं, हमें पता है 2,000 की बहुत बड़ी कीमत होती है और कहीं शायद 2,000 रुपए बहुत बड़ी अहमियत भी न रखते हैं शाहजेब कुछ लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसी। और दूसरी जानिब शदीद गर्मी और इस शिद्दत की गर्मी में जब लोड शेडिंग होती है तो एक तो महंगाई से परेशान अवाम और साथ में लोड शेडिंग से मजीद परेशान हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं। मामूलात जिंदगी मुतासर है। हम मुख्तलिफ शहरों में जो खबरें हैं वो आपको पहुंचाते हैं कि जिस तरीके से मुल्तान की बात करें, कराची की बात करें, कोयटा हो, इन तमाम शहरों में इवन जो दही इलाके हैं वहां पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हमारे घर लाइट गई, आपके घर लाइट गई?
मेरे घर कल नहीं गई, परसों गई थी। हमारे दोनों दिन लाइट गई और कोई हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रायर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कोई टाइम भी सेट नहीं है ना, आपको कोई पता टाइम नहीं किसी वक्त भी लाइट चली जाती है, कोई टाइम सेट नहीं है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, बिजली की बंदिश की जा रही है। अब जो देही इलाके हैं वहां पर तकरीबन 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, शहरी इलाकों में 8 घंटे और देही इलाकों में इस मौसम में हालत बुरी है। खैर, अब चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो आप लोगों के सामने है, आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग अपडेट रहना चाहते हैं, इसलिए कुछ सवालात हम दो गरीबों के भी होते हैं कि भाई अगर इस तरह के हालात हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, या अगर हमारे जहन में कोई सवाल आ रहा है तो ऐसा क्यों हुआ। अगर पहला सवाल हम करें, लाहौर से लॉन्ग मार्च नाकाम क्यों हुआ? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसी का जवाब हम ढूंढना चाह रहे हैं। और ना सिर्फ हम ढूंढना चाह रहे हैं बल्कि पीटीआई की अपनी क़यादत भी इसको ढूंढने में निकली है। जो पीटीआई एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने रिपोर्ट आला क़यादत को भेज दी है। साथ में ये कहा है कि पार्टी रहनुमाओं ने आपस में कॉन्टैक्ट नहीं रखा, राब्ता नहीं रखा। जब गिरफ्तारियां हुई तो गिरफ्तारियों से वो कुछ डर गए, जिसकी वजह से जाहिर बात है जो लोग उनके साथ थे वो भी बाहर उस तरीके से नहीं निकल सके। या जब कोऑर्डिनेशन ना हो ना तो फिर लॉन्ग मार्च पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से आपने आना होता है। अच्छा, एक अवामी पॉइंट मेरे सामने आया था। हम ओवर द वीकेंड अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स से जब बैठे थे तो लोगों ने एक सवाल किया, भाई खान साहब ने अब ये स्टेटमेंट दिया कि अब की बार हम तैयारी से आएंगे, तो क्या अब तक तैयारी नहीं थी? क्योंकि लॉन्ग मार्च एक छोटा इवेंट तो है नहीं, आपने पूरे पाकिस्तान को कॉल दी थी। तो लोगों ने ये सवाल किया कि अब क्यों ये कह रहे तैयारी किया, पहले इसका मतलब तैयारी पूरी नहीं थी, अब ज्यादा तैयारी से आएंगे। तो वो एक सवाल उठा था। हमने कहा नहीं, सवाल तो वैलिड करना चाहिए जरूर हमें, इसीलिए हमें मजीद बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में हैं। हमने आज जो है एक ये भी है ना कि जो अल्टीमेटम दिया गया था खान साहब की जानिब से, उसमें सिर्फ 2 रोज रह गए। तो अल्टीमेटम के बाद क्या होने जा रहा है कि दोबारा लॉन्ग मार्च होगी, क्या प्लानिंग है पीटीआई की, और क्या इसके लिए भी कोई तैयारियां की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से? जैसा कि हमने 4-5 रोज पहले देखा था जो कुछ हुआ है, क्या वैसा ही हमें एक बार फिर जो है वो सब हालात से गुजरना पड़ेगा? नहीं होगा? ये सारे सवालात हमारे जहन में आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। हमें ज्वाइन किया फैजल हसन चौहान साहब ने, हम साफ के रहनुमा फैजल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जरा खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। फैज साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि खान साहब ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया, 2 दिन बाकी रह गए हैं, आइंदा का लाएअमल क्या होगा? 2 दिन बाद क्या होने जा रहा है? और अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब ने बड़ा ही विजिलेंट और विजडम बेस्ड डिसीजन किया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आले शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक बड़ा ही भयानक किस्म का प्लान बनाया था। वो प्लान ये था कि रेंजर्स और फौज को अवाम और पीटीआई के कारकुनान के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया जाए, इनकी कन्फ्रंटेशन कराई जाए। और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एजिटेशन मूवमेंट में गुजारी है, तहरीकें चलाई हैं इसी पीपल्स पार्टी नून लीग के ख़िलाफ़। हमने कभी नहीं देखा कि कभी रेंजर्स ने शेलिंग की हो आवाम के ऊपर, कभी रेंजर्स ने डायरेक्ट रबड़ की गोलियां चलाई हों, या रेंजर्स की कोई कन्फ्रंटेशन जो है वो पब्लिक के साथ किसी एजिटेशन मूव के अंदर हुई हो। तो ये एक बड़ा भयानक मंसूबा था जिसको इमरान खान साहब ने नाकाम किया। और दूसरा, इमरान खान साहब ने इनको 6 दिन प्रेशर में रख लिया है। इन 6 दिनों के अंदर इन्होंने फैसला करना है। नहीं फैसला करेंगे तो इमरान खान साहब भी इधर हैं, पीटीआई के कारकुनान और अहदेदारान भी इधर हैं। खान साहब अगली दोबारा मार्च का ऐलान कर देंगे, दोबारा इनको फिर सारे का सारा वही जो इन्होंने अभी पिछले 4 दिनों के अंदर पूरे पाकिस्तान, पंजाब और सिंध के अंदर किया, वो सारी कौम ने देखा है मीडिया के जरिए से। तो मेरा ख्याल है कि ये अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इन 6 दिनों के अंदर असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करें। ठीक है, खान साहब बिल्कुल ऐलान कर सकते हैं और कौम उनकी जो उनके फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछले लॉन्ग मार्च की बात करें, क्योंकि खान साहब ने अचानक अगर उसको लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि अवाम में या उनके फॉलोअर्स में किस तरह की कोई मायूसी का एलिमेंट पाया गया? खान साहब ने फिर एक दफा पीछे हट के फिर एक दफा झपटने के लिए जनाब उन्होंने एक पूरा लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया। और मैं तो सुबह भी अपने एक वीलॉग के अंदर कल कह चुका हूं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर 17 हमले किए थे। तो इमरान खान साहब ने करप्शन और गुलामी का जो सोमनाथ है ना, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का और इस अंजुमन गुलामान अमरीका का, उस पर अभी पहला हमला किया है। इस गुलामी और करप्शन के सोमनाथ के ऊपर दूसरे हमले का भी ऐलान किया है। और इंशाल्लाह इस दूसरे हमले की भी नौबत नहीं पड़ेगी और ये गुलामी और करप्शन का सोमनाथ इंशाल्लाह ज़मीन बोस हो जाएगा इंशाल्लाह। फयाज साहब, हम सब ने देखा है कि जब लॉन्ग मार्च हो रहा था, जो सरकारी इमलाक थे उसको नुकसान पहुंचा है, मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। पीटीआई इन मुकदमात से अब किस तरीके से डील करेगी? क्या आप लोगों की प्लानिंग है? अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा प्रोपेगेट की जा रही है
कि सरकारी अमलाक को, मैं ये समझता हूँ कि रावलपिंडी के अंदर जहाँ से मेरा ताल्लुक है, किसी किस्म का किसी पुलिस वाले को भी, हालांकि हमारे ऊपर बड़ी सीवियर शेलिंग हुई, 6-7 घंटे हम शमशाबाद, फैज़ाबाद की साइड, दूसरी साइड से जनाब एक्सप्रेस हाईवे, उस पे कारकुनान के ऊपर, हमारे ऊपर बड़ा शदीद किस्म का जनाब जुल्म और तशद्दुद होता रहा, लेकिन पुलिस के ऊपर और किसी अमलाक के ऊपर कोई नुकसान, किसी गाड़ी को, पुलिस की किसी सरकारी गाड़ी को, जो डी चौक और ब्लू एरिया में हुआ, उसकी वजह यह है, वो दरख्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ उछाली जा रही है। वजह उसकी ये थी कि वहाँ इतनी मैसिव किस्म की शेलिंग की गई कि उस शेलिंग के असरात को ख़त्म करने के लिए आवाम जो वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने उसका हल निकाला कि कोई धुआं पैदा किया जाए, क्योंकि जो धुआं पैदा होता है तो उसकी असरात जो है वो शेलिंग के वो कम हो जाते हैं। वहाँ पे माएँ, बहनें, बेटियाँ, फैमिलीज थीं, बच्चे थे, बूढ़े लोग थे जिनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा था। उसको काउंटर करने के लिए जो है ना वो कोई झाड़ियों को, कुछ दरख्तों को जो है ना वो कोई अपनी तरफ से मुजाहिरीन और जो पब्लिक आई हुई थी, शुरका आए हुए थे, उन्होंने उसका हल निकालने के लिए कुछ दरख्तों को जो है ना वो डैमेज किया। अदरवाइज इतना ज़्यादा कोई अमलाक का नुकसान नहीं हुआ जितना सरकारी जनाब इंतज़ामिया की तरफ से राना सनाउल्लाह की और क्राइम मिनिस्टर की शाह के ऊपर जो जुल्म और जबर का बाजार डी चौक पे और इस्लामाबाद में गर्म रहा। 25,000 आंसू गैस के शेल जो है ना सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, अभी हमने सुना हुकूमती अरकान में से ये एक स्टेटमेंट आया है कि भाई किसी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट करने से नहीं रोका, हम सिर्फ एक मुस्बत और एक ज्यादा प्रोलॉन्ग करने वाला जो है जिसमें हम ज्यादा लंबे अर्से तक वोटिंग ले सकें उस तरह का सिस्टम बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कौमी असम्बली से इलेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2017 में तरमीम का बिल मंजूर हुआ है। अब ओवरसीज वोटिंग से मुतालिक जो आप लोगों की जो तरमीम थी उसे खत्म कर दिया गया है। अगर ये इस तरह भी अगर सोचें तो कौमी असम्बली से मंजूर बिल को कैसे देखते हैं? जो 3 बिल पास हुए हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया। वो ओवरसीज पाकिस्तानी के जो 31 अरब डॉलर का फॉरेन रेमिटेंस भेजे, वो ओवरसीज पाकिस्तानी के जिनके फॉरेन रेमिटेंस की वजह से पाकिस्तान की इकानमी कायम दायम रहती है, उनसे आज आपने हक के वोट वापस ले लिया। इससे ज़्यादा अफसोसनाक और क्या चीज़ हो सकती है? और इनकी गलतफहमी है। वजह यह है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो 80-90 लाख है, उसमें से 90% लोग पाकिस्तान की क़यादत किसी चोर, लुटेरे, नौसरबाज और करप्ट और किसी भकारी और किसी गुलाम के हवाले नहीं करना चाहते। यही इन्हें डर खौफ था। लेकिन ये क्या समझते हैं कि ऐसा करने से ओवरसीज पाकिस्तानी बाज आ जाएंगे? 2013 और 2018 के इलेक्शन में इतना ओवरसीज पाकिस्तान नहीं आया था। ये आप लिख लें। आज 92 चैनल के जरिए से और आपके मॉर्निंग ट्रांसमिशन के जरिए से मैं आपको बता रहा हूं इतना ओवरसीज पाकिस्तानी चार्टर तैयार करके आएगा इस इलेक्शन में कि ये हैरान रह जाएंगे। और बल्ले के ऊपर मोहर लगा के ना, ये क्राइम मिनिस्टर आसिफ जरदारी, छोटू जरदारी, बेगम सफदर और ये राना सनाउल्लाह और ये सारी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, ये सारी अंजुमन गुलामान अमरीका, इनके सीनों पे मूंग दलेंगे, बल्ले के इंतखाबी निशान पे मोहर लगा के, अपने पैसों से टिकट करा के। ये जितनी भारी जनाब तादाद में ये आएंगे ना। अच्छा, ये तो आगे की बात हो गई। अभी की अगर लॉन्ग मार्च की बात करें तो आपके अपने हुकूमती, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आपके दीगर जो मुखालिफिन हैं, जो सक हुकूमती अरकान हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च मुकम्मल फ्लॉप रहा है। अगर कोई नतीजा इससे हासिल नहीं हुआ है और ये वाकई फ्लॉप रहा है, तो फिर आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं उन्हें ये जवाब दूंगा कि मुझे याद पड़ता है सुल्तान मफरूद्दीन नवाज शरीफ साहब 2007 के अंदर वापस आए थे जनाब आपके दुबई, लंदन से या वो जद्दा से मुशर्रफ दौर में, और बड़ा टेम्पो बनाया था कि जनाब नेल्सन मंडेला और इमाम खमीनी आ रहे हैं। पूरी नून लीग और मुशर्रफ के आखिरी 4-6-10 महीने थे कि जनाब दुनिया उमड़ आएगी। लेकिन जब रियासती मशीनरी एक्टिव हुई तो यकीन यानी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गिन के भी 2-4-6 बंदे नहीं थे, गिन के भी ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। कोई लीडर इनका, ये जितने मर्जी इस वक्त मिनिस्टर बने फिरते हैं, वो
नारोवाल का रस्तू जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़के मार रहे थे, मुझे याद पड़ता है अकेला उसने प्री प्लान उतरा और जाके पुलिस वाले को जनाब अपनी गिरफ्तारी दी ताकि मेरा नाम भी शहीदों में आ जाए। किसी एक बंदे की भी वहां पर लीडर से लेके कारकुन तक की जरूरत नहीं थी और ना कोई पूरे पाकिस्तान में बंदा निकला, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि 3 दिन इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने, इस अंजुमन गुलामा ने, अमेरिका ने सिंध और पंजाब के अंदर फस्तायत, गुंडागर्दी, बदमाशी, नाजीज़म और हिटलरिज्म का बाजार गर्म किया। 5 बंदे शहीद कर दिए, हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए, पाकिस्तान के हर गांव, हर कस्बा, हर शहर, हर सूबा ब्लॉक कर दिया, हर सड़क, हर दरिया और नहर का पुल हर जगह से बंद कर दिया, पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद सील कर दिया। लेकिन लाखों लोग घरों से निकले पूरे पाकिस्तान से और हजारों की तादाद में लोग जनाब उसके बावजूद वो पहुंचे इस्लामाबाद में। सारी दुनिया ने देखा। साहब, अब अगर ये सारी बातें आप कर रहे हैं तो क्या हुकूमती जितना भी इत्तेहाद है, क्या इनमें आपस में दरार पड़ रही है? कोई बात हो रही है, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं अब दीगर पार्टी की क़यादत से आप लोगों के? देखें, इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मालियाती तौर पे हैंग हुआ है। कोई किसी किस्म का ये फैसले नहीं कर पा रहे। IMF ने इनको इनकार कर दिया है बेल आउट पैकेज देने पे, और इनकी सारी तवज्जो जो है 2 नंबरी चक्करबाजी की तरफ है। पहले इन्होंने अपनी जाती 2 नंबरियाँ चक्करबाजियाँ सारी क्लियर की, फिर थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके इनका थोड़ा सा रास्ता रोका, पासपोर्ट अपने सीधे बदले कर लिए। नवाज सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब के, इसाक डार साहब का मकान नीलाम हो रहा था, उसको रुकवा के जनाब उसकी सरकारी खर्चे से रेनोवेशन, इनके खिलाफ जितने केसेस थे वो इन्होंने कागजात सीधे बदले किए, वो सारे डिफ्यूज करवा लिए। उन सारे केसेस के ऊपर जनाब अफसरान को FIA, पुलिस, इंतजामिया, थैंक यू सो मच साहब ने वक्त निकाला। लेकिन साथ साथ बात ये भी है कि जब IMF से मुफ्ती इस्माइल साहब आए तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुआहदे थे सारे, ये PTI की हुकूमत जो है जब थी वो कर आई थी। तो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हमारे लिए फ्यूचर बहरहाल अच्छा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सुबह हमारा आगाज हो तो पॉजिटिव नोट के साथ हो, लेकिन अफसोस के साथ जब हम वीकेंड की तरफ जाते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है क्योंकि किसी माँ की गोद उजड़ चुकी होती है। वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ। वी बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक भारी दिल के साथ वीकेंड पर एक अफसोसनाक वाक़े पर हम बात करेंगे आज जो पेश आया, और कराची में जुल्म की इंतहा हुई। वो कैसे हुई? हम एक नौजवान लड़के की बात कर रहे हैं जो अपने दोस्त अहबाब के साथ निकला, और जिस तरीके से सब लोग निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं और ये फील करते हैं कि हम सेफ हैं, हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर हमें कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन छोटी मोटी बातों पर, छोटी सी तल कलामी पर हम जिस तरीके से कराची में ये देखते हैं कि फायरिंग कर दी जाती है, मासूम बच्चों को, मासूम नौजवानों को मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हम बात कर रहे हैं जजलान के कत्ल की। जजलान अपने दोस्तों के साथ निकला था और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मकतूल के चचा ने जो मुकदमा दर्ज कराया, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें जो बताया गया वो यही बताया गया है कि जजलान अपने दोस्तों के साथ निकला था, उनसे मिलने निकला था, जहां पर मोटरसाइकिल सवार शख्स भाइयों के हमरा आया और उसने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। माया, बात सिर्फ इतनी सी है शाहजेब के ये सोचने का ना अब दिल में भी हिम्मत नहीं बाकी रही कि ये क्या होता जा रहा है। क्या हमारा थ्रेशहोल्ड बहुत ज़्यादा, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, हम में बर्दाश्त की कमी आती जा रही है? इसकी वजूहात बहुत दूर तक जाती है शाहजेब। ये ऐसी वजह नहीं है कि एकदम से आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ किसी की कोई बात, उसका कहना कि भाई स्पीड नहीं करो या ये नहीं करो, और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने जो है वो वेपन निकाल के किसी की जान ले ली। क्या उस लम्हे आपको पता था आप क्या कर रहे हैं? नहीं। उस वाक़े के होने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ज़रूर निकली होगी कि ये मुझसे क्या हो गया, लेकिन उसकी वजूहात क्या बनती हैं? आप बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
क्या हमारे गेम्स हम इस तरह के जो है वो एग्रेसिव हमारे नेचर को बना रहे हैं? क्या हमारे घर का माहौल, क्या हमारे घर के बड़े, क्या हमारा काम करने वाला, जहां हम काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, वो माहौल, हमारे अंदर ये अग्रेसिवनेस, ये गुस्सा आ क्यों रहा है? अच्छा, एक तो गुस्सा और सेकंडली जिसने मोटरसाइकिल पर आकर ये फायरिंग किया, कहा यह जा रहा है कि उसने अपने और भी लोगों को साथ बुला लिया, गाड़ी को घेर लिया और फिर इसके बाद उन्होंने फायरिंग की। पहली बात तो ये कि इन सबके पास असलहा कहां से आ रहा है, इतने ऑटोमेटिक वेपन कहां से आ रहे हैं, वीडियोस और अब जब ऐसे वाकयात हो जाते हैं तो फिर इनको गिरफ्तार करने के बाद क्या कार्रवाई होती है? ये वाकयात होते हैं, उसके बाद सब कुछ दब जाता है, कोई इस पर बात नहीं करता, कुछ ये नहीं पता लगता कि उनको सजाएं क्या हुई हैं। जब तक सजाएं नहीं होंगी, उनको मिसाल नहीं बनाया जाएगा कि इन्होंने ये कत्ल किया था, इनको ये सजा मिली है, जब तक क्या ये वाकया साबित हो जाएगा? शायद क्या साबित हो जाएगा? ये गन्स, वेपन्स, एम्यूनेशन के साथ वीडियोस बना के अपलोड करना, तस्वीरें लगाना, क्या साबित करना चाह रहे? क्या आपके अंदर ऐसा क्या स्ट्रेंथ आ जाएगी, या आप क्या अपने आप को साबित कर लेंगे कि मैं ये हूं? क्या हैं आप? क्या साबित करना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सिर्फ ताकत है? इसकी उम्र 17 साल थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जजलान की, और उनकी दादी भी ये कहती हैं कि पोता हर दिल अजीज था। जाहिर बात है जो उसकी एज थी अभी, तो वो सबको बहुत ही प्यारा था। अब हमारा बच्चा चला गया, हमें इंसाफ चाहिए, और यकीनी तौर पर हमारा भी यही मुतालबा है सबसे कि इनको इंसाफ दिया जाए, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो महफूज रहें, और जब वो बाहर निकले तो उनको ये फिक्र ना हो, या अगर छोटी मोटी कहीं बात हो भी जाए तो कोई भी असला निकाल कर उनको कत्ल ना करते। तो मेरे ख्याल में हम उनके दादा और दादी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी तरफ से सबसे पहले तो ताज़ियत पूरे अहले खाना लिए, और हम सबकी पूरी सब सवेरे पाकिस्तान 82 की तरफ से ढेरों दुआएं, और आप लोगों को सब्र और बर्दाश्त की, आप लोगों के लिए हम दुआ गो हो सकते हैं और बच्चे के दर्जात बुलंदी की दुआ कर सकते हैं। क्या हुआ ऐसा कि बात फायरिंग तक पहुंच गई, और आप लोगों को जब पता चला, उसकी मैं दिल भी नहीं चाह रहा मैं कि मुंह से हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बोलूं, लेकिन जब उसकी मौत का आपको इल्म कैसे हुआ, जरा प्लीज हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं दादी हूँ, और हम मुझसे तो यहाँ से हम लोग को कह के गया था कि हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दोस्त के यहाँ, तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ से हम उसी के घर चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम अपने दोस्त के यहाँ जाएंगे, एक निजी सोसाइटी जो है वहाँ पर, उधर जाएंगे, और उसके बाद हम सुबह फिर यूनिवर्सिटी जाके वापस घर आएंगे। तो अब उसके बाद वो यहाँ से तो 3 बजे निकल गए थे, क्योंकि उसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी अटेंड करनी थी। वहाँ से वो अपने 10 बजे ऑफ हुए, होने के बाद वहाँ से खाना खाया इन्होंने, फिर उसके बाद वहाँ से वो जो जाना था बैरिया सोसाइटी, वहाँ गए। अब वहाँ जब गए तो रास्ते में जब जैसे ही दाखिल हुआ तो वहाँ पर वो बच्चे नहीं जिग-जैग बाइक चलाते हैं, 1 व्हील चलाते हैं, वो चला रहे थे, तो ये लोग चलते पे आगे बढ़े, तो वो एक बच्चा जो चला रहा था वो एक डंपर से बचा। फिर उसके बाद वो आके ना ऐसे ही करते करते जिग-जैग करते करते इनकी गाड़ी के आगे आके गिर गया। तो फिर इन लोगों ने कहा, बच्चों ने, कि तुम, और ख़ास तौर पे जजलान ने कहा कि अभी तुम हाथ पाँव ज़ाहिर है घबरा जाता है आदमी कि ये क्या हुआ एकदम से, अभी तुम यहाँ पर गिरे हो, और अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो पुलिस तो हमें पकड़ती ना, तुम जाओ आराम से चलाओ जाके। वो इतना कहना था कि ये बात थी। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात थी कि घमसान का रन पड़ गया। उसके बाद उन्होंने दोस्तों को बुलाया, और वो लोग ऐसे ताकतवर असले के साथ आए और फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद बच्चे जो थे ना, उन्होंने कहा कि बस अब तेज़ करो। 2-3 थे ये, एक जजलान था, पीछे शामीर था, और साइड में जरगाम उसका दोस्त, गाड़ी भी जरगाम की थी। फिर उसके बाद ये लोग तेज़ी से निकाल के जा रहे थे कि रास्ते में फायरिंग जो शुरू हुई, उसने पीछे से फायर कर दिया। जो आए लड़के उन्होंने पीछे से जो फायर किया तो शामीर के लगी, शामीर का सर खोलती हुई वो जजलान के दिमाग में घुसी और यहाँ आके अटक गई। और उसके बाद उसको जाहिर है वो नहीं चला सकता था, उसके जो दोस्त थे बराबर में, उन लोगों ने जो है उसको फिर टेक ओवर कर लिया गाड़ी को, उसकी गोद में बैठ के ना, जाहिर उसको तो सेंस नहीं रहे थे, ख़त्म। तो वो गाड़ी को लेके निकले, और उस फायरिंग से जो उनका पेट्रोल की टंकी थी वो भी फट गई थी, तो सारी रास्ते तेल निकलता हुआ गया। तो वहाँ तक गेट तक जब वो पहुँचे हैं तो वो गाड़ी रुक गई, उसके आगे नहीं जा सकी। अब इन लोगों के साथ मसला ये था कि किस तरह से इनको किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाए। वहीं के मकामी अस्पताल में ले गए, उन्होंने सिटी स्कैन किया, उसमें पता लगा कि गोली जो है वो फोरहेड पे आ गई है, यहाँ पर रुक गई है आके।
तो इसके बाद जो है वो जो कुछ भी हुआ, हमें तो वो रात को क्योंकि रुकने का कह गया था, लिहाजा हमें उस वक्त तक नहीं पता लगा। जब बच्चों ने फ़ोन किया है रात को 12 साढ़े 12 बजे, उस वक्त हमें पता लगा। उन्होंने छोटे भाई के पास फ़ोन आया था कि किसी बड़े को फ़ोन दे दो। तो फिर जब हमने उठाया तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं बताया, आप जल्दी से आगा खान पहुंच जाइए। उस वक्त तक वो लेके उसको आगा खान चले गए थे। जब वहाँ पहुँचे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ सारी उनकी क्लास के लड़के और बहुत दोस्त सारे खड़े हुए थे, तो उनसे तो नहीं बताया गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि ये नो मोर। ये वाकया इतना अफसोसनाक है कि हमसे तो खैर सुने भी नहीं जा रहा, लेकिन आपकी भी हिम्मत है। लेकिन इस अफसोसनाक वाकये में सिर्फ अब ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये तो हो गया है, अब इसके बाद क्योंकि हम सबका ये मुतालबा कि इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, पुलिस ने क्या किया अब तक? आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही है पुलिस? कोई इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है? किसी को गिरफ्तार किया है? कुछ आप लोगों को इत्तलात मिली है अब तक? इसमें देखिए मौके पर तो एक लड़का वहाँ की सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो जो थे ना, उन्होंने जब देखा कि मर गया तो वो तो भाग गए फाइल कर, ये रह गया पीछे, इसको पकड़ लिया था सिक्योरिटी वालों ने। तो वो अभी भी बंद है। बाकी जो 3 मफरूर हैं वो अभी तक छापे डल रहे हैं, छापे उनके डल रहे, वो आए नहीं अभी इख्तियार में। लेकिन अभी हमारी जो अभी ताज़ा तरीन इत्तला है कि वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे, अभी हुए नहीं। अब कब हो जाएंगे ये भी सवाल है, लेकिन अब तक हुए नहीं। आज 4 दिन। अल्लाह आप लोगों को हिम्मत है। जिस तरह वाकई में शाहजेब ने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं है, आपसे कैसे सवाल करें। हैशटैग जस्टिस फॉर अजलान इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। हम सबको जजलान के लिए जो है इंसाफ की अपील करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि हम जजलान को इंसाफ दिलवा सकें। कैसा बच्चा था जजलान? सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही उसका ध्यान था या कोई काम भी कर रहा था? प्लीज़ हमें उस बच्चे के बारे में बताएं। नहीं, सिर्फ पढ़ रहा था अभी सिर्फ पढ़ रहा था, और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही तहम्मुल वाला, समझदार, हालात को समझता था, मौके की नज़ाकत को समझ के बात करता था। उसमें किसी किस्म का ये जैसे होता है ना कि लाओबा आजकल के लड़के तैश में आ जाते हैं, इस तरह की बात कोई भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने वाला बच्चा पढ़ रहा था। और इस एज में, इस उम्र में बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे आपके जहन में ख्यालात आ रहे होते हैं कि आपने मुस्तकबिल में ये करना है, इस तरह की पढ़ाई करनी है, ये काम करना है। जजलान जिंदगी में क्या करना चाहता था, अगर मैं आप दोनों से पूछूं तो? इंटरमीडिएट अभी किया था लास्ट, और उसके बाद फिर मेरे पास आया तो मैंने कहा, मैं चूँकि कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने कहा तुम भी ये करो, उसके बाद हम तुम्हें CA या उसमें आगे जो है उसको करा देंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं ICA में अकाउंटेंसी का कोर्स है, उसके पेपर से सामने पड़े हुए हैं, तो मैं वो कोर्स करना चाहता हूँ। तो उस कोर्स के लिए उसने उसमें दाखिला लिया था, और उसमें वो चाहता था कि आगे अकाउंटेंसी के अंदर तरक्की करे। और जी आप बता रहे जिस तरीके से कि एक वो जो था उसने वो वहीं रुक गया, इसलिए वो पकड़ा गया, बाकी जो 3 हैं वो फरार हैं। अल्लाह करे वो भी पकड़े जाएं। और ऐसे कभी कभी हालात हो जाते हैं, प्रेशर आता है और इस तरह के लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन हजरत अगर पकड़े जाने के बाद केस चलता भी है तो बीच में कोई ना कोई बात होती है, सुलह सफाई होती है, कोई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, कभी प्रेशर डाला जा रहा है, आप लोगों डाला जाता है वैसे लोगों पे। मैंने बहुत केसेस इस तरह की कवर किए हैं अभी लाइफ में। तो आप लोगों के ऊपर कोई इस तरह का दबाव डाला जा रहा है, कोई इस तरह का प्रेशर तो नहीं बिल्ड हुआ? देखिए अभी वो मरहला तो नहीं आया, लेकिन इस वक्त जो तफ्तीश के दौरान उन पर ये, चूँकि एक उनका जो मेन कल्प्रेट है तो पकड़ा हुआ है ना, तो उसके लिए दबाव डाला जा रहा है कि आप जो है पुलिस के ऊपर कि आप पैसे ले लें, इतने पैसे ले लें। एक अच्छा हैंडसम अमाउंट उनको पेश किया जा रहा है कि आप इसको लेके और ये मामले को रफा दफा करवाएं, पुलिस पर दबाव। लेकिन पुलिस इस सिलसिले में मैं पुलिस के जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, SHO हैं, तफ्तीशी अफसर हैं और DSP साहब, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और अब तक उनके लिए दुआ गो कि उन्होंने इस दबाव को, इस लालच को कबूल नहीं किया। वो साबित कदम है और इंसाफ के साथ खड़े। लेकिन जवान बच्चे का चले जाना यकीनी तौर पर एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अब अगर वो पकड़े जाते हैं, जो एक पकड़ा गया है और मुकदमा दर्ज है, आप क्या चाहते हैं, उनको क्या सजा होनी चाहिए? आपका क्या मुतालबा है? इन सबके साथ क्या होना चाहिए? देखिए ये तो ऐसा नुकसान है ना
कि जैसे खड़ी फसल को आग लगा दी। वो इस वक्त इतना उस हाल में था कि जिस वक्त माँ बाप सोचते हैं कि अब बस अब इसका कैरियर ख़त्म होगा, अब हम इसके सेहरा बांधेंगे, और हम जो है अब हम फूलों की चादरें ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ से मिले। उसके अलावा वो इतना समझदारी से उसने अब तक सब कुछ किया है, और अब जब ये है तो हम तो यही कहेंगे कि करार वाकई जिसे कहते हैं सज़ा होना चाहिए, उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन और जो हमारे बच्चे फिर रहे हैं सारे पूरे कराची में, पूरी ऐसे सब जगह पर, तो उनको कोई परेशानी ना हो, किसी माँ को ये दुख ना देखना पड़े, किसी घर वालों को, किसी के बुज़ुर्गों को ये परेशानी और दुख ना देखना पड़े। उनके लिए हम चाहेंगे कि खुदा के लिए कोई हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारे वज़ीर आला, हमारे सिंध के गवर्नर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ जस्टिस हैं, ये लोग सो मोटो एक्शन लें और हमारे बच्चे का जो है जो कुछ उसकी सज़ा बनती है वो दी जाए, ताकि आइंदा के लिए लोगों को ये हो जाए कि अब कोई किसी बच्चे को इस तरह से ना मारे। ये छोटी छोटी बातों पे खून बहा देना ये इंसानियत नहीं है। बच्चे ऐसे ही महफूज रहें। हमारी दुआ है आपके लिए भी, आपके पूरे अहल खाना के लिए, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। और ये वाकई बहुत बड़ा नुकसान है, आप लोगों को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे कि आप भी कह रही हैं कि बाकी बच्चे महफूज रहें, माया जो अपने घरों से निकलें, तो माओ को ऐसा दुख ना देखना पड़े अपने बच्चों के हवाले से। एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोग इजाज़त दें, अपने घर में आपस में और अपने बच्चों को बर्दाश्त सिखाएं, बर्दाश्त सिखाएं, क्योंकि आज के वक्त में टॉलरेंस लेवल बहुत कमज़ोर हो चुका है। किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, किसी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, किसी का जो है आपको हिदायत देना बर्दाश्त नहीं होता। आप इतने नेगेटिव हो गए हैं, कभी सोचा है उस लम्हे के लिए कि आपके अंदर इतनी टॉलरेंस लेवल जो ज़ीरो हो चुका है, उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला सब बच्चों की जो है वो हिफाजत फरमाए। आगे बढ़ते हैं और मुल्क के और ज़मीन की हिफाजत के लिए भी दुआ करते हैं। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, वो वक्त, वो दिन, वो बचपन, वो माहौल, वो अब सब यादें बन के रह गई हैं कि हर घर में शाहजेब दरख्त लगना, छतों पर बेलें लगना, मनी प्लांट लगता था कि भाई बेल लगाओ, धागे के साथ एक छोटा सा पत्थर बांधो ताकि वो लंबा हो तो पूरी छत पे जाए, ताकि वो हीट जो है वो रोके। लेकिन दरख्त कट रहे हैं और छतों पे टाइल्स लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़े शौक से किया जाता था। जो मुख्तलिफ फैमिलीज हैं वो अपने घर में बेल लगाना, दरख्त उगाना और क्यारियां बनाना, ये हमने अपने बचपन में लाज़मी तौर पर देखा है। शहर में जो हरियाली है वो नायाब होती जा रही है, घरों में टाइलें लगती जा रही हैं, सेहन जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं ज़्यादातर घरों से। और फिर हम देख रहे हैं जिस तरीके से अब एक्सपैंड हो रही है, आबादी भी बढ़ती जा रही है, शहर का एक्सपैंड जो है वर्टिकल डायरेक्शन में करना पड़ रहा है। 20 ईयर्स में 47% जो है वो दरख्तों के लगने में कमी आई है इन 20 सालों में। इमेजिन करें कि हम बजाय इसके कि हम इसको 47% इजाफा होता, 4% इजाफा होता, 50% यानी कि तकरीबन कमी आ गई है दरख्तों के लगने में। और ये कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो इन शहरों में, यानी कि अगर हम सिर्फ कराची की बात भी करें तो कराची में रहना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। अगर मार्च से लेकर सितंबर तक ऐसी ही गर्मी रहती है तो इस गर्मी से बचा कैसे जाए? ये कितनी अलार्मिंग है सिचुएशन, और क्या इसका हल हमें इंडिविजुअली भी निकालना पड़ेगा। हुकूमती लेवल पर जो प्लानिंग की जा रही है, अगर की जा रही है तो वो भी ठीक है, लेकिन हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? अपने घरों को ऐसा कैसे रख सकते हैं कि एटलीस्ट हमारे आसपास दरख्त लाजमी हो, हरियाली लाजमी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। और आज हमारे साथ जो शामिल हैं, बहुत पुराना नाम है और उनसे मेरा बहुत पुराना जो है मेरी उनसे मुलाकात भी रही है हमेशा से, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उस वक्त लगता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। आज उसकी इंपॉर्टेंस की जो मैं कहती हूँ जितनी उसके अंदर उसकी एलिमेंट में इंक्रीमेंट आया है ना, जितना उसका पता चला है, अहमियत का अंदाजा हुआ है कि वो क्या जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे साथ माहिर माहौलियात तौफीक पाशा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तौफीक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का बड़ा एहसान है।
बस तौफीक सर, बहुत सालों बाद आपसे जो है वो बात हो रही है। हमने बड़ी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ की हैं, बहुत ज्यादा हमने, लेकिन हमेशा देखा आपको कि आपने जो है वो ग्रीनरी की तरफ, माहौलियात की तरफ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, लेकिन उस वक्त आपकी बातें इतनी दिमाग में नहीं लगती थी, मैं आपको सामने कन्फेस करूंगी। लेकिन वाकई में 20 साल में जिस तरीके से ये जो है कमी आई है ग्रीनरी में, क्या यही वजह है कि हर साल कराची में गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है? जी तौफीक साहब। जी ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है जी। तो जो दरख्त कटते जा रहे हैं उनका ऑब्वियसली हमारे माहौल पर असर हो रहा है। हमारे यहाँ जो गर्मी बढ़ रही है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो कहीं पर बारिश ज़्यादा कहीं पर बारिश कम, ये सारा क्लाइमेट चेंज है और ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। और इसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये ज़्यादातर उनकी वजह से हुआ है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि हमारा उसमें कुछ हिस्सा नहीं है। जहां तक देखें, इतना सिंपल नहीं है। अगर आज आप आज दरख्त नहीं लगा रहे हैं, आज आप एक छोटा पौधा लगाते हैं, ये दरख्त का बच्चा है, ये बड़े होकर दरख्त बनेगा। जैसे एक बच्चा जो दूसरी जमात स्कूल में जा रहा होता है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं, ये बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो उसी तरह ये पौधा जो है बड़े होकर दरख्त बनेगा, ठीक है जी। तो एक तो ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज होती है। हमने जो पिछले 70 साल में दरख्त काटे, आज उनका डेफिनेटली हमें उनका भी असर मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आप अगर छतरी पकड़ के धूप में खड़े हो जाएं तो आपको धूप से हिफाजत होगी ना, दरख्त भी वही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने अपने पाँव के पास चूल्हा जला के रखा है तो फर्क क्या पड़ेगा आपके ऊपर? सही बात है। तो ये सही बात है जी, जो हम जितना हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, गर्मी हम एक तो आसमान से गर्मी जो है ना वो टपक रही है, वो बल्कि बरस रही है, और दूसरा हमने पाँव के पास एक आग जला के रखी है। तो ये भी, इसका भी बहुत असर है। जो शहरों के अंदर, अर्बन सेटिंग के अंदर जो बिल्डिंग्स, जो घर बन रहे हैं, वो खुले इलाके जो हैं वो हमने ब्लॉक कर दिए हैं। हवा का रास्ता हमने ब्लॉक कर दिया है। अब उस तरह हवा शहर के अंदर के हिस्सों में नहीं चलती है। तो इसके बहुत सारी वजूहात हैं। दरख्त एक, अच्छा, ये तो अर्बन प्लानिंग के हवाले से तौफीक पाशा साहब है कि अर्बन प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए ताकि आपके शहर गर्म ना हो, एटलीस्ट आपकी हवा ब्लॉक ना हो, आपकी हरियाली को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं और माया भी यही बात कर रहे थे कि इंडिविजुअली भी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? इतनी बड़ी आबादी है, हम सब लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन हम भी तरजीह नहीं देते थे घरों में पौधा लगाया जाए या एटलीस्ट एक लॉन तैयार किया जाए, वहां पर हरियाली बनाई जाए, कोई दरख्त उगाए जाए। देखें, कतरा कतरा करके दरिया बनता है, लेकिन दरिया बनने में 10 लाख साल लगते हैं। बिल्कुल, दरिया जो है वो 4 साल में नहीं तैयार हो जाता है, अनलेस वो सारे कतरे एक साथ में गिरें। तो हमारे पास पाकिस्तान में कहते हैं 22 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ 30 करोड़ की आबादी है। इसका मतलब है कि अगर आप उसको असेस करें तो कितने हाउस होल्ड्स हैं। अगर हर घर एक पौधा लगा दे जो बड़ा होकर दरख्त बनेगा, प्लस जो हमारा इंटरैक्शन है एनवायरनमेंट से, जिससे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो चाहे वो प्लास्टिक की थैली हो, चाहे वो पानी जाया करना हो, बिजली जाया करना हो, खामा में चूल्हे जला के रखने हो। और चूल्हे से मेरे मुराद खाने पकाने वाला चूल्हा सिर्फ नहीं है, सही बात, बहुत सारे चूल्हे हम जलाते हैं। गाड़ियां जो हमारी चलती हैं, फैक्ट्रियां जो हमारे चलते हैं, हर तरफ चूल्हे इसमें हमें। और जी बिल्कुल सही कह रहे हैं रफीक भाई, आपने हमेशा से खिदमात अपनी रखी हैं। और मैं आज वाकई में मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए, जैसे बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है कन्फेस करना कुछ, लेकिन मैं कन्फेस करती हूँ कि आपने जो शुरू किया था, हमें बता रहे थे, आप सिखा रहे थे इतने सालों पहले भी। मुझे याद है हम कभी प्ले की शूट के लिए इनके फार्म हाउस होते थे, कभी हम डॉक्यूमेंट्री कभी कवर करने जा रहे हैं, कभी प्लांट्स सीख रहे हैं। मुझे इनका अंदाज बड़ा माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच रफीक सर, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने एंड अल्लाह ताला आपकी कोशिश को भी कामयाब कर, हम भी आपके साथ शामिल हो सके प्रोग्राम में। और बहुत कुछ है अभी। सबसे पाकिस्तान में रहिएगा हमारे साथ। विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे
पाकिस्तान में शाहजेब और माया के साथ अपना साथ बनाए रखने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब चूंकि हमारा काम ही आप तक खबर पहुंचाना है, अब आपको हमारे चेहरे अच्छे ना लगे तो क्या कर सकते हैं, खबरें ही हमारे ऐसी हैं, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते कि अब ये ना करें तो क्या करें। ऑप्शन है क्या हमारे पास शाहजेब? ऑप्शंस हमारे पास कुछ होना हो, हुकूमत को ऑप्शंस निकालना सब बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अवाम बड़े परेशान हैं, चाहे लोड शेडिंग का मामला हो, पेट्रोल का हो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज भी चल रहे हैं, ये मामला भी अब इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें ऐसी बढ़ती जा रही हैं कि अवाम बहुत परेशान है। अब जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज भी हम देख रहे हैं, साथ में ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि दावे करने वालों ने अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी, क्योंकि 30 रुपए का जो इजाफा हुआ है ये इजाफा यहां नहीं रुकेगा। जो इक्तसादी माहिरीन हैं, जो हुकूमती हल्के हैं, उनके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। जब तक सब्सिडी जीरो नहीं हो जाती ये इजाफा करने के चांसेस बाकी रहेंगे। यानी कि ये कहा जा रहा है कि 86 रुपए फी लीटर बनती है मजमूई तौर पर जो कीमत है इस वक्त। अब उस सब्सिडी को जीरो पर लाने के लिए इसका मतलब है कि अभी भी ये चांस है कि 30 से 40 रुपए मजीद बढ़ सकते हैं माया पेट्रोल पर। शायद सर्वाइवल होगा क्या? ऑप्शन हमारे पास है क्या? प्लान बी इस हवाले से क्या हमने कुछ रखा हुआ है कि अगर हम ये ना करें या यूसेज ना हो या हम इतना कंज्यूम ना करें उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड वी डू? मेरे ख्याल में जो हालात बनते जा रहे हैं हमें साइकिल खरीद लेनी चाहिए और तो कुछ ऑप्शन समझ नहीं आ रही। जितने प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, मोटरसाइकिल इवन अफोर्ड करना किसी भी शख्स के लिए जिसकी आमदनी 20, 25 या 30 हजार भी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आपको 1 लीटर अगर 230 रुपए का या 200 रुपए का मिलेगा तो कैसे पॉसिबल है कि आप इजीली मोटरसाइकिल पर रोजाना की बुनियाद पर अपने ऑफिस जाएं, अपने काम पर जाएं या कहीं पर आसान नहीं है। इंसान फ्यूल की तरफ देखेगा या अपने जो बेसिक और अखराजात है जो बहुत ही जरूरी, जिनके बगैर कुछ ना बिल चल सकते हैं, ना बिल आपके बगैर चल सकते हैं, बिल के बगैर, ना घर की ग्रोसरी के बगैर चल सकते हैं, ना बच्चों की फीस के बगैर चल सकते हैं। है ना, पेट्रोल महंगा होगा तो आपकी सब्जियां सब चीजें महंगी होंगी। तो हुकूमत के पास सस्ते पेट्रोल के लिए दीगर क्या ऑप्शंस हैं, क्या किया जा सकता है, पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, इसी पर बात करनी है। पेट्रोलियम एक्सपर्ट शोएब फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब फारूकी साहब आपको सबसे पहले पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। सर, प्रोग्राम की बहाली के लिए, IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए हम देख रहे हैं कि जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इजाफा होता जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत में। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है? अगर सब्सिडी जीरो करनी है और ये जीरो करना लाजमी है तो फिर क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि अभी प्राइस मजीद 30 रुपए या 40 रुपए बढ़ सकती है? बहुत शुक्रिया आपने मदू किया और आपकी टीम इस्लामाबाद में बड़ी प्रोफेशनल है, बड़ा ख्याल करती है, बहुत शुक्रिया उनका। बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, इस पर बहुत लोग बात कर रहे हैं, पिछले 5-6 दिन से इस पर हर आदमी बात कर रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपने नाजरीन तक कुछ ऐसी फैक्ट्स सामने शेयर करें जिसमें थोड़ी सी उम्मीद नज़र आए। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और ये बिल्कुल इस तरह बढ़ी कि जैसे एक स्प्रिंग होता है, आप स्प्रिंग को कंप्रेस रखें बहुत दिन तक और जब आप उसको छोड़ें तो उसके अंदर जो रिस्टोर्ड फोर्स होती है वो बैक फायर करती है। तो ये जो 30 रुपए का इजाफा है ये इसीलिए हुआ। ये प्राइसेस ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए थी जो कि नहीं बढ़ी, क्योंकि आलमी मंडी में जो है वो तेल की कीमत बढ़ रही थी। अब अगर हम देखें तो पिछले 6 महीनों में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तकरीबन 60% इजाफा हुआ है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो इजाफा किया गया है वो सिर्फ 25% है। यानी या तो दो बातें कि आने वाले दिनों में मज़ीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी या पिछले दिनों में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं तो लाजमी है कि हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम तकरीबन अपनी ज़रूरत का 80% जो है वो मुल्क में दरामद करते हैं तेल। इसके बरक्स जब 2020 में दिसंबर 2020 में मैं देखूं तो पेट्रोल की कीमत उस वक्त भी 110-105 रुपए लीटर थी पाकिस्तान में, जबकि आलमी मंडी में जो है वो कीमत सिर्फ $30 से भी नीचे थी। तो हमने एक्चुअली पिछले 2-2.5 सालों में कीमतें थोड़ी सी जिन सतह पर होने चाहिए थी उससे ऊपर ही रखी, और अब जब पिछले 3 महीनों में ख़ास तौर पे जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने इसके ऊपर सब्सिडी दी, जिसकी वजह से प्राइसेस अनरियलिस्टिक थी, आलमी मंडी में प्राइस बढ़ रही थी, और अब जब वो सब्सिडीज़ हटाई गई हैं तो आवाम पे उसका बोझ डायरेक्ट पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो PTI हुकूमत के आखिरी चंद माह में जो सब्सिडी दी गई उसकी भरपाई जो है आने वाले कितने महीनों तक आवाम को करना पड़ेगी?
इसका तयन मुश्किल है, लेकिन समझाने के लिए बड़ा ज़रूरी एक एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट ये है कि जो तेल की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस मुख्तस की जाती है, उसके अंदर तकरीबन 65% तो रिफाइनरी कॉस्ट है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन जो है आलमी मंडी से है। उसके बाद तकरीबन 10% जो है वो उसकी मॉनिटरिंग है, रेगुलेशन है, रसाई है, इसकी मद में आता है। तो तकरीबन 75% जो है उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। अब जो 25% बचता है, इसके अंदर सेल्स टैक्स है 13%, और तकरीबन जो इस वक्त लेवी है जो पेट्रोलियम मसनूआत पे गवर्नमेंट लगाती है, वो अराउंड 15% है। IMF ने आज से तकरीबन 7 महीने पहले कहा था कि इस लेवी को आप ग्रेजुअली 30% तक ले जाएं, जो कि नहीं किया गया, और अभी भी जो है वो 14% है, जो कि एक मौजू नंबर है। लेकिन पिछले 3 महीनों में जो सब्सिडी दी गई, उसका हजम तकरीबन 234 बिलियन रुपए है, जो कि आवाम को ऊपर बोझ नहीं डाला गया, और लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ख़जाने के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से, क्योंकि हम जो तेल ख़रीदते हैं वो डॉलर्स में ख़रीदते हैं, और फिर डॉलर की जो रसाई है मार्केट में कम हुई, उसकी प्राइस आप खरीदने की बात कर रहे हैं और इसकी वजह से एक और डायरेक्शन में बात करना चाहते हैं फैसला किया है कि जो हम खरीदने की बात कर रहे हैं, महंगे पेट्रोल की बात हो रही है, महंगा तेल खरीदा जाता है, पाकिस्तान ये महंगा तेल खरीदता है, बड़ी मिकदार में खरीदता है, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है, फिर आवाम को पहुंचाया जाता है। अगर हमारे पास रिफाइनरी सिस्टम, अच्छा रिफाइनरी सिस्टम मौजूद है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें कि हम सस्ते ऑप्शंस की तरफ जाएं। जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। रिफाइनरी सिस्टम हमारा अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है। इसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है, जिस पे काम हो रहा है, जिसका प्रोसेस ग्रेजुअल है। अब इस वजह से तकरीबन 19 बिलियन टन और जो कैपेसिटी है हमारी रिफाइनिंग की, उसमें से हम जो है वो 11 मिलियन टन इस वक्त रिफ़ाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा तेल जो है हमें रिफ़ाइंड फॉर्म में लाना पड़ता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले हमने यूरो 5 स्टैंडर्ड, जो कि दुनिया का जाना माना और बड़ा मुश्किल स्टैंडर्ड है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के हवाले से, वो इम्प्लीमेंट किया, और हमारी रिफाइनरीज केपेबल नहीं थी कि वो उसको रिफ़ाइन करें। तो अब एक रिफ़ाइंड प्रोडक्ट जब हम अपने मुल्क में लाते हैं तो वो हमें और मज़ीद महंगा पड़ता है। अब इसका हल क्या है? फौरी हल, क्योंकि ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। मैं समझता हूँ इस पर हंगामी बुनियादों पे गवर्नमेंट ने जो है वो इक़दाम उठाने हैं। एक चीज़ है जिसको कहते हैं RON, जो पेट्रोल या तेल आता है, ये उसके ऑक्टेन नंबर्स होते हैं। इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 97 RON है या इससे ज़्यादा है। हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो 82-83 RON का पेट्रोल जो है वो रिफ़ाइन कर सकती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो हमारे पंप्स हैं, जिसमें जो छोटा सारिफ है, जैसे कि मोटरसाइकिल सवार हैं, 1000 सीसी से कम गाड़ियां हैं, उनकी फिलिंग लाइंस को अलग करें, और जो है वो कम ऑक्टेन नंबर का फ्यूल जो है वहाँ पे सस्ते दामों बेचा जा सके, जो कि लोकली रिफ़ाइन हो सकता है। इसके अलावा जो बड़ी गाड़ियाँ जिनकी मालियत 80 लाख से लेके जो है वो 1.5 करोड़ तक है, तो एक आदमी जो कि इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, वो शायद 200 रुपये लीटर फ्यूल भी अफोर्ड कर सकता हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक मुतवस्सित तबका है, नीचा तबका है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो कि कम्यूट के लिए वो सवारियाँ इस्तेमाल करता है जो कि फ्यूल कम खाती हैं, उस फ्यूल को ख़ास तौर पे सस्ता किया जाए। बिल्कुल ठीक, फ्यूल को खास तौर पर सस्ता किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। शोएब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं। वो जिस तरीके से वही ऑप्शंस बता रहे हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन आपको ये सब्सिडी ख़त्म करने के बाद जो IMF के प्रोग्राम की बहाली है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा और अवाम पर बोझ डालना पड़ेगा जब तक के दीगर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद ना हो। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया और इस पर हमारी रहनुमाई भी फरमाई और हमें वो तमाम ऑप्शंस ही बताएं जो कि पॉसिबिलिटी है हुकूमत के पास। लेकिन हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या वाकई पेट्रोल महंगा होगा तो फिर तो अवाम पर बोझ पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और इस बोझ के
तले दबते दबते हमारी आवाज़ कब तक आप तक पहुंचती है, ये तो हम दुआ कर सकते हैं कि पहुंचती रहे, क्योंकि दबते दबते कहीं हम ही ना गायब हो जाएं एक दिन। और ये खबरें करते करते शाहजेब और मैं एक दिन कहो शाहजेब अब तो हमारी आवाज़ भी नहीं पहुंच रही आवाम तक, लेकिन पाकिस्तान के टैलेंट की आवाज़ दुनिया के 7 समंदर पार तक ज़रूर उसकी गूंज उठ रही है। हम बात कर रहे हैं कान फिल्म फेस्टिवल, जिसकी पूरी दुनिया में बहुत धूम होती है। जवान फिल्म मेकर महरोज अमीन की शॉर्ट फिल्म क्लैशनकोफ ने कान फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा दी। 18 मिनट दौरानिया की ये फिल्म आधी रात की कहानियों पर मुश्तमिल है, जहां एक लड़का अपने अंडे बेच रहा है, गली के कोने में एक औरत रिहर्सल कर रही है, एक अदाकार पंजाबी फिल्मों की जो है वो सुनहरी दौर की यादें ताज़ा करते हुए इंटरव्यू दे रहा है, और बहुत कुछ फिल्म में मजीद क्या है ऑब्वियसली ये जानने के लिए हमने आज बुलाया भी है। बिल्कुल, हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो फिल्म है क्लैशनकोफ, जिसने खासतौर पर कान की अगर हम बात करें फिल्म फेस्टिवल की, तो वहां पर धूम मचाई है। भारतीय फिल्में भी वहां पर इनके मुकाबले में थी, तो ऐसा क्या है इस फिल्म में, हम बड़े इस वक्त क्यूरियस हो रहे हैं इस फिल्म के बारे में जानने में। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है महरोज अमीन ने, उनसे हम बात करते हैं कि इस फिल्म के हवाले से जानने के लिए। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। महरोज साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि खेन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए क्लैशनकोफ का इंतखाब किया गया और हमने देखा कि इसको मुंतखब किया गया वहां पर, उसके बाद एक आप लोगों को बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, कैसे प्लानिंग की गई, क्या सोच थी इस मूवी के पीछे? You guys are pretty young. How old are you guys? Oh my God! काफी मेहनत करके देखा मैंने, लाहौर स्टूडियोज में है ये हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। I'm sorry I had to interrupt. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? How old are you guys? I'm turning 22 this year. Oh my God! Unbelievable! Bravo भाई, क्या बात है, जबरदस्त। प्लीज बताएं अपनी फिल्म के बारे में, इसका मुंतखब होना कितनी बड़ी कामयाबी है? हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर या कोई भी टीम जो फिल्म बनाती है उसका पर्पज़ यही होता है, वो चाहते यही है कि उनकी फ़िल्म देखी जाए, ऑडियंस तक पहुँचे, और स्पेशली लोकल ऑडियंस तक पहुँचे, जिसके लिए आई थिंक सो कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ 92 न्यूज़ का कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और इस फिल्म के बारे में बात करने का मौका दिया, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमने फ़िल्म बनाई अपनी ऑडियंस के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। हमारी फ़िल्म पंजाबी फ़िल्म है, हमारी फ़िल्म पंजाबी आर्टिस्ट और पंजाबी सिनेमा के बारे में बात करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नॉस्टैल्जिकली क्लिक करेंगी कोई भी ऐसा बंदा जिसने उस सिनेमा को, जो 80s का सिनेमा था, एक्सपीरियंस किया है या इवन एक्सपीरियंस नहीं भी किया, सो उनके लिए एक बड़ी, यंगस्टर्स के लिए एक बड़ी फैसिनेटिंग नई सी चीज़ होगी, नया सा सब्जेक्ट होगा कि अच्छा इस एंगल से हमने कभी नहीं देखा इस जगह को और अप्रिशिएट उस तरह से नहीं किया। तो आई थिंक सो कि हम बहुत इन कहानियों को दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। क्लैशनकोफ जो नाम रखा गया है, मैं तो पहले इस नाम को समझना चाह रहा हूँ आप। ज़रूर एक्चुअली हमने 2 ट्रैक्स यूज़ किए इस फिल्म में। एक मैडम नूर जहाँ का है, जिसका जो गाना है मैं या क्लैशनकोफ, सो द टाइटल इज बेस्ड ऑन इट। ठीक है। अच्छा, और कहानी के बारे में अगर आपसे हम जानना चाहें, मुआशरे के किन पहलुओं पर आपने जो है वो रोशनी डाली है? हमने मुआशरे के इस पहलू पे रोशनी डाली कि हमारा वक्त के साथ जो 80s का सिनेमा था वो डिमोलिश हो गया। हमने कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी उसे उस तरह से ऑन नहीं किया। अगर देखा जाए तो दुनिया भर में इस तरह का सिनेमा, इस तरह की परफॉर्मिंग आर्ट्स कभी कहीं हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि उसकी जो यूनिकनेस थी उसको कभी हमने उस तरह से एम्पावर करने की कोशिश नहीं की, और वो वक्त के साथ डिमोलिश हो गया। और उसके आर्टिस्ट भी उस तरह से डिमोलिश हो गए, उनके पास उस तरह से परफॉर्मिंग की स्पेस नहीं रही, जगह नहीं रही। तो हमारी फ़िल्म इस बारे में बात करती है कि अगर उस टाइम का आर्टिस्ट जिसको वक्त के साथ काम मिलना बंद हो गया, तो आज वो कहाँ स्टैंड करता है। तो कहानी 2 सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में है जो उस टाइम में सर्वाइव कर रहे थे, एंड फॉर नाउ दे आर ऑन द स्ट्रीट्स। सो ये जो खातून है ये कथारसिस कर रही हैं अपनी एक्टिंग का। जो दूसरे साहिब हैं, इनका नाम हमजा गयूर है, उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। वो गयूर अख्तर साहब यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, ये हमजा गयूर का आप नाम ले रहे हैं, ये गयूर अख्तर साहब के बेटे हैं, उनके साहबजादे जो कि थिएटर एक्टिंग भी करते हैं, राइट? बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह। हाँ, प्लीज बात कंप्लीट करें, फिर मैं अगला सवाल करूंगी। जी। आई एम सॉरी।
मैं सिर्फ ये कंप्लीट करना चाह रहा था। तो वो एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं कि मैंने इस इंडस्ट्री में क्या क्या देखा और किस तरह से आया, किस तरह से परफॉर्म किया, किस तरह से मेरी परफॉर्मेंस और चीज़ों का अप्रिशिएट किया गया। सो मुझे लगता है कि डीप डाउन हमारी फ़िल्म इस बारे में बात करती है कि हमारे मुल्क के अंदर एक आर्टिस्ट की वैल्यू क्या है। जब तक वो काम कर रहा है तो वो खा रहा है, और जब नहीं कर रहा तो क्या सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ आपकी बात पर, और आपके साथ आपकी टीम की मेंबर भी मौजूद हैं। मैं यही सोच रही थी कि नौजवानों में जो नया टैलेंट है, उन लोगों में एक मुझे आज कल ये फील होने लगा है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो ज़्यादा जल्दी चीज़ें, ज़्यादा इश्यूज जो है वो पिक कर लेते हैं। उनके अंदर वो सेंस शायद ज़्यादा है। देयर वाज अ गैप इन बिटवीन, क्योंकि हम मिलेनियल्स उसके एज कर हैं या उस एरा के हैं, लेकिन एक बीच में बड़ा एक डिसकनेक्शन आ गया था। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी रीबिल्ड हो रही है। क्या ऐसे इश्यूज हैं जो अभी मजीद कवर करना रह गए हैं, और आप लोग इतने सेंसिटिव, इतने इस तरह के इश्यूज पर आपने एक फिल्म बनाई जिसका आपकी एज ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। हाउ डिड दैट हैपन? ओके, सो जब हमने एक्चुअली ये एक ऐसा इशू है क्योंकि हम भी आर्टिस्ट हैं और हम भी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत रिलेटेबल था ये इशू, क्योंकि आज के माशरे में भी प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान शायद हमें वही थोड़ी बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, देखनी पड़ रही हैं, और सोचना पड़ता है कि आपका फ्यूचर क्या है इस मुल्क के अंदर एज एन आर्टिस्ट और एज एन फिल्म मेकर या किसी भी शोबे के अंदर जो आर्ट से जुड़ा हुआ है। सो ये चीज़ तो बहुत रिलेटेबल थी। अफीफा से भी ये जान लूँ जल्दी से कि अफीफा शेख, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? जो एक्टर्स थे इसमें, उनका जो एक्सपीरियंस था, खासतौर पर फिर फिल्म ने इतनी कामयाबियां भी समेटी हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत डिफरेंट था। मुझे लगता है जिस तरह कि अभी आपने एक सवाल पूछा, मुझे लगता है हम चूँकि उन लोगों में उठते बैठते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हम उनके बहुत नज़दीक हैं और हमें पता है कि उनकी स्ट्रगल्स क्या हैं, इस वक्त वो कैसे सोच रहे हैं, उनका जर्नी क्या रहा है और अब वो किस तरह से अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं और हमें पता है कि कुछ अरसे बाद अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिस तरह से वो एरा उस तरह से नहीं रहा, वो लोग वैसे नहीं रहे, उनका काम वैसे नहीं रहा रेज में, तो मुझे लगता है हमारे साथ जब इफ़ वी जस्ट पुट आवर सेल्फ इन एट दैट प्लेस तो हमसे भी नहीं सह होगा। कहीं ना कहीं वो भी हमें बहुत मोटिवेट करा था, वही उसी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया वो कैरेक्टर अडॉप्ट करने में। आप जो खातून देख रहे हैं स्क्रीन पे विद दिस पोज, दैट्स मी। तो इट वाज प्रीटी। Oh, that's you. You look awesome. And it's such a proud moment for us, seriously. बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। ऑडिशंस ले रहे हो तो याद रखिएगा छोटे मोटे लोगों को, हम लोगों को, जब वो हम आ जाएंगे हाजिर हो जाएंगे। But thank you so much. We wish you all the very best and have a great one. And बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी पजीराई और बहुत सारी कामयाबी your way। और यहाँ पर प्रोग्राम में थोड़ा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। रियल एस्टेट की कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में मुनाफा बख्श और अच्छी सरमायाकारी के लिए सबसे पहला जो जिक्र आता है जिस सेक्टर का, वो आता है रियल एस्टेट का। लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी के जो काफी मौके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है माया कि जब लोग ये सोचते हैं, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी हो या इवन पाकिस्तानीज भी हो, कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें, कहीं सरमायाकारी करें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर फ्रॉड हो जाएगा। और इसमें बहुत घबराते हुए हम इन्वेस्टमेंट या तो कर नहीं पाते या ठीक तरीके से सही जगह पर नहीं कर पाते। हर शख्स का अपना एक ख्वाब और हक दोनों होता है कि उसका अपना घर, अपनी जमीन, अपनी कोई ना कोई उसकी जायदाद हो। कहते हैं कि जमीन में कभी भी पैसा लगाओगे नुकसान नहीं होगा, हमेशा वो फायदा देकर जाएगा। कहते हैं ना कि ये आपका एक ऐसा चेक है जो आप जिंदगी में कभी भी कैश करा सकते हैं। जमीन के हवाले से ही हमने बचपन में सुना, लेकिन आज के वक्त में इस तरह शाहजेब ने भी कहा कि जो महंगाई है, जो आपकी पहुंच से दूरी है, जो लोगों की जो आपकी आमद
आमदनी, कहते हैं ना कि अगर आपकी आमदनी जो है वो 98 है तो खर्चा आपका रुपया नहीं 1.5 रुपया है। उस वक्त में ओवरसीज पाकिस्तान अब 4-5 रुपया अब तो 4-5 एग्जैक्टली होगी। दुनिया का नंबर 1 रियल स्टेट ब्रांड जिसके बारे में पाकिस्तान के लोग अगर वाकिफ नहीं है तो आज हो जाएंगे, जिसका नाम है रीमैक्स। बिल्कुल, रीमैक्स की हम बात कर रहे हैं। रीमैक्स से लाहौर गवर्नर हाउस में इफ्तिताह हुआ और कराची की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बकायदा तौर पर उसकी सॉफ्ट लॉन्च कर दी गई है। अगर आप लोग धोखे से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो रीमैक्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन किया किस तरीके से जाए आज हम आपको ये बताएंगे। आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे अपने गेस्ट से भी, उन तमाम लोगों के लिए खासतौर पर ये सेगमेंट है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ये एक सेक्टर हमारा ऐसा है इसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट करना। एग्जैक्टली, साथ में आप ये भी जान लीजिएगा कि जो लोग आज प्रोग्राम में आ रहे हैं वो यहां से नहीं, वो पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन दिल पाकिस्तान, रूह पाकिस्तानी, पाकिस्तान की जमीन पर आकर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, कौन कौन है उनका मारूफ कराते हैं। हमारे साथ हैं वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट रीमैक्स पाकिस्तान इमरान गोंदल साहब और वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी डिवीजन रीमैक्स पाकिस्तान मोहम्मद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टोरंटो की से भी वहां से एक तरफ से भी गुड मॉर्निंग और शिकागो से भी गुड मॉर्निंग। दोनों आप लोग पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में आए हुए हैं। सबसे पहले तो खुशामदीद टू आवर मदरलैंड ऑफ कोर्स। लेकिन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, हाउ बिग इज इट, प्लीज बताइए। I would say this one कि it's a game changer in Pakistan. Oh, inshallah. Why I would say this one? देखिए जैसे अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन गिव द एक्सेस, जब पाकिस्तान अमेज़ॉन से कनेक्ट हुआ तो पाकिस्तान की जो भी प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में एक्सेसिबल हुई। बिल्कुल। पाकिस्तान में रियल स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट इंटरनेशनल एक्सेस हमारे पास नहीं है, ट्रस्ट का जो है वो डेफिसिट है। रीमैक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इट्स इन मोर देन 118 कंट्रीज ऑपरेट कर रही है ऑलरेडी पूरी दुनिया में। 118 मुल्कों में ऑपरेट कर रही है, 9,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं एंड 140,000 रियल स्टेट प्रोफेशनल्स इसके साथ काम करते हैं फुल टाइम काम करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो आने का हमारा जो मकसद है, या पाकिस्तान में जो हम आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान की रियल स्टेट को इंटरनेशनल रियल स्टेट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। तो रीमैक्स के यहाँ के आने का मतलब ये है कि वी वुड बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन रियल स्टेट। तो जितनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, 9.5 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, नाउ दे कैन बाय इन रियल स्टेट इन पाकिस्तान विद द ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि दीगर जो कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट में, ये उनसे कैसे डिफरेंट है? लोग आप पर ट्रस्ट क्यों करें और उन पर क्यों ना करें, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। जी, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका एक ब्रोकरेज मॉडल हो। ठीक। तो जो रीमैक्स है ये फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करेगी। ठीक। जिसमें रीमैक्स पाकिस्तान उन सब फ्रेंचाइजीज को अंडर कोड ऑफ एथिक्स उन सब को कहेगा कि उसके काम करें। और इस कंपनी का जो बेसिक जो मोटिव है वर्ल्ड वाइड वो है ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो देयर आर अबाउट 42 आर्टिकल्स जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होंगे कंज्यूमर्स के लिए। उन 42 आर्टिकल्स में अगर कोई फ्रेंचाइजी या कोई एजेंट अगर उसको वायलेट करता है तो रीमैक्स पाकिस्तान उसको एवेल्यूएट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है एक रीमैक्स की हद तक कि हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी लेके आएंगे इस पूरे। अच्छा इमरान साहब और सलीम साहब, एक सवाल के, एक तो ये कि अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी है। अब जरा मैं ओवरसीज अगर पाकिस्तानियों के हवाले से सवाल करूं कि उनके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर रीमैक्स के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और हिस्सा भी बन सकते हैं। देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी, आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी फॉर मोर देन 15 इयर्स आई एम इन कनाडा, और हम उनकी प्रॉब्लम को करीब से जान सकते हैं। इशू ये होता है कि जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी एक कह लें कि एक रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, कनेक्टिविटी है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा हमारा घर हो या उनका घर होता है या प्रॉपर्टी होती है, वो चाह रहे हैं कि उसके अंदर डील करें। तो जब रीमैक्स यहाँ पे आएगी तो ओवरसीज पाकिस्तानी, चूंकि मोस्ट ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ रहते हैं 9.5 मिलियन, रीमैक्स उन तमाम कंट्री में ऑपरेट करती है। मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम मिडिल ईस्ट में रीमैक्स है, यूएई, सऊदी अरेबिया, तमाम एरिया में, यूएस में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप के अंदर,
हर जगह मौजूद है, जहां पे हमारी मेजोरिटी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी रहती हैं। तो जब रीमैक्स यहाँ पे मौजूद होगी तो वो जो भी ट्रेड करेंगे विद फुल कॉन्फिडेंस करेंगे। उनको पता है कि रीमैक्स नंबर 1 इन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड जो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन उसमें सबसे ऊपर है 38 ईयर्स से। आप प्रॉब्लम उनकी समझते हैं, करीब से समझते हैं, कितना आसान है सरमायाकारी करना, इन्वेस्टमेंट करना ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रीमैक्स के थ्रू? ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि उनको ये प्रोसेस पता लग जाए कि ये बड़ा इजी है, क्योंकि इतने मुश्किल तरीके होते हैं कि वो फिर घबराते हैं कि इसमें फ्रॉड ना हो जाए। कहते नहीं करो, कौन जाएगा? देखिए दो चीजें हैं। नंबर 1 ये है कि हम यहाँ पे जो क्लाइंट केयर सिस्टम, जो क्लाइंट केयर सर्विसेज ला रहे हैं, उसके अंदर तमाम जहां ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो उनके पास इंटरनेशनल एक्सेस लाइन होगी लोकल। यूएस का बंदा यूएस के नंबर पे कॉल करेगा, कनाडा वाला कनाडा में, यूएई वाला यूएई, और वो कॉल सेंटर कनेक्ट होगा यहाँ पाकिस्तान के अंदर 24 आवर्स अवेलेबल होगा एंड दे कैन कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन। उन्होंने बाई करना है, सेल करना है, इन्वेस्ट करना है। ये तो एक चीज है कि उनके लिए ईज टू बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोजेक्ट रीमैक्स अप्रूव करेगी, डेवलपर के, बिल्डर के जो भी होंगे, उसका एक प्रोसीजर है सर्टिफिकेशन का। वो वही प्रोजेक्ट होंगे जो रियल शेप के अंदर अप्रूव्ड होंगे अथॉरिटी से, और वो वाकई ही टॉप रैंकिंग जो डेवलपर और बिल्डर है वो लोग होंगे। इट वुड नॉट बी जो लोग पॉलिसी स्कीम्स है और बाकी चीजें हैं उनकी हम लोग जो है उनको सर्टिफाई नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि कोई भी इलीगल करार दे दी जाती है, बिल्डिंग हो या कोई जगह हो, उसके बाद जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है वो बाद में जब बिल्डिंग गिर जाती है तो बेचारे सड़क पे खड़े होते हैं। रिलक्टेंसी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा इशू यही है। देखिए ना, अभी कराची में जो अभी इवेंट हुआ है रिसेंटली, जो ये इसका नेस्ला टावर का, उसके अंदर प्रॉब्लम ही ये थी कि जो ड्यू डिलिजेंस थी वो नहीं थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी। देखिए ड्यू डिलिजेंस एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जो कि बताया कि ये प्रोजेक्ट हर लिहाज से सही है। इसकी श्योरिटी आप देंगे? जी हम देंगे, आप देंगे श्योरिटी। एब्सोल्युटली। आप एक पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हम आपको इस वक्त देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। मैं आपके साथ कैसे शामिल हो सकता हूं, आपका हिस्सा कैसे बन सकता हूं, अपनी किस तरीके से अपनी सरमायाकारी आप लोगों के साथ लगा सकता हूं, ये आम पाकिस्तानी के लिए जी देखिए, रीमैक्स के साथ कनेक्टिविटी मल्टीपल वेज में हो सकती है। रीमैक्स इज ब्रिंगिंग फुल पैकेज इन पाकिस्तान, जिसके अंदर एक रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री के अंदर। सबसे बड़ा मेजर इशू हमारा है कि हमारा रियल एस्टेट प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन है ही नहीं। कोई एजुकेशन ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं, लाइसेंसिंग का कोई सिस्टम नहीं। रीमैक्स यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है जिसमें 500 से ज्यादा सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम्स हैं जो कि सिर्फ रियल एस्टेट के रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है उसको ला रहे हैं। वो भी लेकर आ रहे हैं। जी एग्जैक्टली। एजुकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल, आपको जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो आपने रियल एस्टेट प्रोफेशनल का नाम नहीं सुना, अब आप सुनेंगे कि रियल एस्टेट प्रोफेशनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में एक रियल एस्टेट बिल्डर खुल जाता है उसका ऑफिस, और वहां पे जितने भी नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो आके बैठ जाते हैं। पूछता भी नहीं कोई आप लाइसेंस है नहीं है, तो आप रियल एस्टेट सेक्टर का पाकिस्तान में फ्यूचर कैसा देख रहे हैं सलीम साहब? देखिए, रेगुलाइजेशन की तो बहुत ज़रूरत है, तो उसमें आई थिंक रीमैक्स इज़ अ फर्स्ट स्टेप। कि रीमैक्स, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कोड ऑफ एथिक्स पे ये कंपनी चलेगी, और जो ब्रांड अवेयरनेस है इस कंपनी की, लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स मोर देन 3500 ऑफिसेज हैं इनके। तो यूएस के में ओवरसीज जितने पाकिस्तानीज रहते हैं एंड कनाडा में, वो तो इसको इज लाइक 100% ब्रांड अवेयरनेस, दे नो व्हाट द रीमैक्स इज। बिल्कुल ट्रस्ट लेवल है उनका, एक रिलेटेबिलिटी है। अच्छा इमरान साहब, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त जो हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, उसमें हमें बड़ी जरूरत है हमारी इकोनॉमी के लिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। इन्वेस्टमेंट्स इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम देखते हैं यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ट्रस्ट की प्रॉब्लम्स भी हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी की अगर हम बात करें। ये पाकिस्तान की मईशत में कितना बड़ा एक रोल जो है वो अदा करेगी अगर इस तरह की कंपनी पाकिस्तान में मुतारिफ होती है, या उसका जैसे कि आप लोगों ने उसका लॉन्च किया है, तो कितना इसमें हमें ये हेल्पफुल होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी? जी देखिए, मैं आपको 3 फैक्टर बताता हूं और आप शॉक होंगे सुन के। ओवरसीज पाकिस्तानी 9.5 मिलियन, जब हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे कि रीमैक्स को यहाँ लॉन्च करना है, तमाम चीजें हो रही थी, तो जो कैलकुलेशंस हमने की कि ओनली 1% ऑफ 9.5 मिलियन, ओनली 1% रीमैक्स के ट्रस्ट की वजह से अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है तो आने वाले 10 सालों के अंदर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में। $10 सालों में हम देखते जी, ओनली 1% अगर वो करता है तो $10 बिलियन पर ईयर।
आपने वही सवाल कर दिया इस तरफ मेरा अगला सवाल था इमरान साहब। आई वुड लाइक टू प्लीज इस तरह रोशनी डालें। आपने अभी रिसेंटली सॉफ्ट लॉन्च किया, हेड ऑफिस इज इन लाहौर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? बट ओवरऑल पाकिस्तान में ऑपरेटिव रीमैक्स होगा। मुझे बताइए इसके लॉन्च होने से कितने अरसे में हम यहाँ पर इसके रूट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते देखते हैं? देखिए, जो हमारा प्लान है वो ये है कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 500 ऑफिसेज यहाँ हम इस्टेब्लिश करेंगे पूरे पाकिस्तान में। आपको हर एरिया जो भी होगा पाकिस्तान का, वहां पे फ्रेंचाइज रीमैक्स का ऑफिस अवेलेबल होगा, ट्रेन प्रोफेशनल्स अवेलेबल होंगे और बेहतरीन सर्विस अवेलेबल होगी। ये तो है हमारा नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होगा आने वाले दिनों। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारी है पाकिस्तान में, इसलिए चाह रहा हूं कि वहां सारी जो है वो एड्रेस हो सके। कंस्ट्रक्शन की बड़ी प्रॉब्लम है, मटेरियल की प्रॉब्लम आती है, लोग बेचारे ये परेशान रहते हैं कि जो मटेरियल इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में खास तौर पर, चाहे वो प्लाजाज हो, बिल्डिंग्स हो, घर हो, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। फिर इको फ्रेंडली भी कुछ चीजें देखी जा रही हैं, इसमें खास तौर पर आप लोग इस पर भी कोई गौर कर रहे हैं कि ऐसी बिल्डिंग की जाए पाकिस्तान में जो कि इको फ्रेंडली भी हो? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीमैक्स दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। वाई आई एम सेइंग वी आर द नंबर वन बिकॉज वी सेल मोस्ट ऑफ रियल एस्टेट इन द वर्ल्ड। 2 मिलियन ट्रांजेक्शन सालाना करते हैं। अब मैं बिल्डर्स की तरफ आता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलपर और बिल्डर्स से कौन काम करता है? रीमैक्स वर्क विद द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ द बिल्डर्स एंड डेवलपर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें वेंडर्स के साथ भी कनेक्शन है, जिसमें इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं डेवलपमेंट के रियल एस्टेट के लिए यूज होती हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशंस करेंगे क्योंकि इंटरनेशनली हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और वो तमाम वेंडर्स, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे चीपर मिल सकती हैं और उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, वो यहाँ पे एग्जीबिशंस के थ्रू यहाँ के सेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाई। एक बड़ा अहम सवाल, आप लोगों को कितना टाइम हो गया सॉफ्ट लॉन्च किए हुए अब तक पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सॉफ्ट लॉन्च तो अभी मार्च के अंदर हमारी हुई है और एंड ऑफ दिस ईयर तक जो है वी वुड बी 20 to 25 ऑफिसेज हमारे इंशाल्लाह। मैं से जानना चाहती थी कि अब तक का रिस्पांस कैसा रहा यहाँ से? Oh my God, I would say super crazy. Why the people are so much excited and they are accepting it as well? Absolutely, they're ready for the change. This is a change, you know. This is a change, and it's not a, you see, देखिए, जो रियल एस्टेट प्रोफेशन के रिलेटेड जो पहले लोग मौजूद हैं उनके पास एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। न्यू जो ग्रेजुएट्स हैं वो रियल एस्टेट प्रोफेशन में आना चाहते हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि तकरीबन 1 लाख प्रोफेशनल हम ट्रेन करेंगे जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा, और जॉब्स क्रिएशन होंगी, टैक्स के अंदर रेवेन्यूज कलेक्शन होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। सो इट्स अ रेवोल्यूशन, आई वुड से इट्स अ रियल एस्टेट रेवोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच सर। जी देखिए ना, आज की डेट में अगर किसी भी प्रोफेशनल को जिसने MBA किया हुआ है या कोई इस तरह की डिग्री की हुई है, उसको अगर आप कहें कि आप रियल एस्टेट में आ जाए, तो उसके पास वो सोचेगा मैं कैसे जाऊं। ये जो कैसे है ना, इसको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व कर रहे हैं। इसमें गाइडेंस काउंसलिंग भी होगी ताकि उनको भी एक डायरेक्शन मिले कि प्रॉपर एजुकेशन का हिस्सा बन सके। थैंक यू वेरी मच इमरान गोंदल साहब। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। और अब आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा, अगर आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों की जगह को इलीगल करार न दिया जाए, आप लोग इजीली अब सेफली इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना घर बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं, आप बना सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारी दुआ यह है कि इस तरीके से वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान की माशी हालात भी से बेहतर होंगे, हमारे लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मेरा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। सबसे अच्छी बात यह कि वी हैव अ फ्यूचर नाउ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक बेहतरीन हालात और वाकयात हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो इकोनॉमिकल हों, चाहे वो सोशल हों। प्लीज मैं एक बार फिर शाहजेब और अपनी तरफ से कहना चाहूंगी, अपने घरों में अपने बच्चों को और अपने आप को खुद एक दूसरे को बर्दाश्त की आदत डालें, बर्दाश्त की आदत डालें, सब्र की आदत डालें, एक दूसरे के अंदर टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज करें। हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें जो हमें बेहतर करनी है, लेकिन सबसे पहले अपने और अपने बच्चों के दिमागी हालात को बेहतर करना है। यू हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। इंशाल्लाह कल आप लोगों से होती मुलाकात। टेक केयर।